नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का भव्य स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम दिनांक 27 तारीख का पेपर आप सबके समक्ष पेश कर रहे हैं और देखिए कि इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आपके किस तरीके से काम आ सकते हैं और किस तरीके से आप उनको हल कर सकते हैं। चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल हमारा है कि ए, बी और सी की आयु का अनुपात 90 वर्ष है। यदि हम बात करते हैं हम यहाँ पर ए बना देते हैं, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। बिल्कुल आप नज़र रखिएगा, यदि हम ये बना देते हैं और हम कह देते हैं इनकी वर्तमान आयु, यदि हम वर्तमान की यहाँ पर बात कर भी देते हैं तो वर्तमान में इन सभी की आयु का जो योग है वो 90 वर्ष है। क्लियर? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है 6 साल पहले, 6 साल पहले की यदि बात करते हैं तो 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 हुआ करता था। कोई दिक्कत? आप बेहद आराम से देखिएगा सवाल को। यदि सर आप 6 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 6 साल पहले यहाँ पर इनकी आयु का योग क्या रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सब में से 6 कम कर दीजिए, यानी 18 वर्ष कम कर दीजिए, तो इनका जो योग है वो 72 आएगा। यानी आज से 6 साल पहले इन सभी की आयु का योग यहाँ पर 72 वर्ष होगा। क्लियर? अब तो ये सवाल खत्म हो गया। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 6 बराबर हो गया आपका 72, 1 बराबर हो गया आपका 72 बटे में 6, यानी आ गया आपका 12। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। यानी 6 साल पहले इनकी आयु का योग 12, 24 और 36 रहा होगा। आज की पूछी है तो जो 36 का था वो 6 साल बाद यहाँ कितने का होगा, तो वो 6 साल बाद यहाँ पर 42 का हो जाएगा। तो आंसर सी जो है वो आपका राइट होगा। क्लियर? आगे बढ़ें। 140 का संपूरक कोण मैंने आपको बताया हुआ है। 140 का संपूरक कोण, यदि आप किसी सरल रेखा की बात करते हैं, फिर से बात बता रहा हूँ, ये आपका समकोण हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री से पहले वाले जितने भी कोण होंगे उन दो कोणों का योग जिनका कुल मान 90 डिग्री आता हो वे एक दूसरे के पूरक होंगे। लेकिन मैंने बताया था कि वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री आएगा वे आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक होंगे। तो 140 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 180 डिग्री बन जाए, ऐसा क्या जोड़ूं? तो आपको भी पता है कि 40 जोड़ना पड़ेगा। तो 140 का संपूरक कोण सिर्फ 40 डिग्री होगा। दो संख्याओं का औसत m है, तो दो संख्याएं हैं, संख्याएं यहाँ पर 2 हैं, उनका औसत यदि यहाँ पर m है तो उनका जो कुल है वो कुल हो जाएगा यहाँ पर 2m। यदि ये कहे कि उनमें से कोई भी एक संख्या n है, ठीक है, n है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो आपका जो कुल है उसमें से एक संख्या n को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आगे आप कुछ कर नहीं सकते, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 2m माइनस n। अगला सवाल, 800 रुपए की राशि 10% की दर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वह साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? बता रखा है मैंने आपको कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बहुत ही प्यार से समझा रखा है। 1 वर्ष का, 1 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0 होता है, बड़ा वाला 0। आंसर होगा डी, कुछ भी नहीं। अगला सवाल, 12% को भिन्न में व्यक्त कीजिए। 12.5%, 12.5 पॉइंट हटाया, नीचे 0 गया। सिंपल सी भाषा में 125 बटे में 10 लिख दिया।
भिन्न में व्यक्त करना है इसको, ठीक है, परसेंट आगे लगा हुआ है, अभी परसेंट भी लगाएंगे। ये आ गया 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से ये आपका 10 गया 2 बार, ऊपर 1 नीचे 8, आंसर आएगा आपका 1/8। कोई डाउट? अगला सवाल, 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां बजानी है, बिल्कुल पहले बजा देते हैं डायरेक्ट ही। तो 18, 24, 30 और 36, कोई फालतू की बात नहीं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। 2 गया, 2 से 9, 12, 15, 18। समझने वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल आराम से देखते रहें। 2, 9, 6, 15, 9। फिर आपका 2 से गया, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 9। फिर यहाँ पर 3 से गया, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 5 बार, 3 से 3 बार। फिर मुझे लग रहा है एक बार 3 से और एक बार 5 से जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्वेश्चन में सेकंड लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूना 180 और 180 दूना 360। 360 आपका सेकंड आ चुका है। मिनट में बदलना है, 360/60, आंसर आएगा 6 मिनट। क्लियर? अब जो सवाल में गलती करते हैं बच्चे वो बता देता हूं। वो कहते हैं कि यदि हर 6 मिनट के बाद में एक साथ बजती है तो वो क्या करेंगे, 18 में 6 का भाग दे देंगे और कहेंगे कि उत्तर 3 है, जो कि गलत है। क्लियर? 3 बार तो कुल बजेगी और एक बार जब इकट्ठा हुई थी और बजना शुरू हुई थी तो आपका एक और यहां जुड़ेगा, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर आपका 4 होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और क्लास में कई बार ये सवाल करवा दिया है। रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं? रूढ़ संख्याएं अभाज्य संख्याओं को बोला जाता है। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी होता है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, अगर एक जने को 60% मिल गए तो दूसरे को कितने मिल गए, 40%, और वह 200 वोटों से जीत गया। या कह दें ये जीत गया या कह दें ये हार गया, बात तो एक ही एक है। तो जीतने वाले और हारने वाले के बीच में परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो 20% का है, लेकिन वोट का डिफरेंस कितना है, 200 का है। तो 200 बटे में 20 और गुणा आपका 100, 20 से 200 गया आपका 10 बार और आपका यहाँ पे कुल आंसर आएगा 1000, जो कि आपका बी ऑप्शन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, एक दुकानदार ने 24 नारियल खरीदने पर 1 नारियल मुफ्त दिया, छूट का परसेंट ज्ञात कीजिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, इस सवाल को मैं बता देता हूं, वो लिखते हैं 24 पे 1 नारियल फ्री इंटू 100, जो कि गलत है। 24 नारियल देने पर 1 नारियल मुफ्त दिया गया, यानी दुकानदार की जेब से कुल कितने नारियल लगे, 25 नारियल, एक उस पे छूट का भी है, इंटू किससे हो गया, 100 से, तो 25 से ये, यानी कुल छूट जो है वो 4% की है। तो आंसर यहाँ पर डी राइट होगा। मेरे चेहरे पे मत जाइएगा, मैं हंस रहा उस बात पे हूँ कि कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं। x और y, यदि x का जो मान है वो 8 है और y का जो मान है वो यहाँ पर 9 है। क्लियर हो रहा है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 5 का 5, x की जगह यहाँ पर 8 माइनस 4 और y की जगह यहाँ पर 9, अनुपात में 3, x की जगह यहाँ पर 8, प्लस का प्लस 2 है, 2 और y की जगह हो गया आपका यहाँ पर 9। कोई दिक्कत? 8 और 5 का गुना 40, 24, 9 चौक 36, अनुपात आपका बन गया 24, प्लस में हो गया आपका यहाँ पर 9 दूनी 18। 40 में से 36 गया आपका 4 और 24 में 8 चौक 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा आपका 21 बार, इसके बाद में नहीं कट रहा है तो 2 अनुपात 21 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल सीरीज का है, बेहद ही आसान सवाल है, एक बार ध्यान से देखिए, मैं यहीं पे ही सॉल्व कर देता हूं। चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। 1, 27,
125, 343। वृद्धि हो रही है और वो भी दबा के हो रही है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो घन हो रहा है 1 का घन, 3 का घन, 5 का घन, 7 का घन, अब आएगा 9 का घन। तो 9 का घन कितना आएगा यहाँ पर? 9 का घन आ जाएगा आपका 729। क्लियर हो गया? बढ़े अगले सवाल पर। आते हैं अगले सवाल पर। साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष का मिश्र धन यानी 3 साल का जो मिश्र धन है वो है आपका 1600 रुपये, और 4 वर्ष का जो आपका मिश्र धन है वो है आपका 1800 रुपये। क्लियर? तो 3 साल से 4 साल यानी 1 साल बढ़ गया, और 1600 से 1800 यानी 200 रुपया बढ़ गया। तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 200 रुपये है। तो 3 साल का जो ब्याज है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 600 रुपया। क्लियर? आपको पता है कि 6 साल का मिश्र धन 1600 रुपये है। तो यदि मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया जाए, ब्याज को घटा दिया जाए, तो आपके पास में 1000 रुपये का मूलधन बचता है। क्लियर? और आपसे पूछा है मूलधन क्या है, तो मूलधन है आपका 1000 रुपये। अगला सवाल बहुत आसान है, पॉइंट का 8, पॉइंट 8 8, पॉइंट 8 8 8, 8 आठों आठे, 8 और 8 16 का 6, 1 8 दिया 24 और 1 25, पॉइंट 2 इधर, 2.568 यानी बी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। अगला सवाल 12 के घन में से, 12 का घन यानी 12 का घन जो होता है वो आपका 1728 होता है। क्लियर? 17 का वर्ग होता है आपका 289। 1728 में से यदि 289 यानी 290 घटाया जाए तो 18 में से 9 गया 9, 11 में से 8 गया 3, 6 में से 2 गया आपका यहाँ पर 4 और 1, तो 1439 यानी बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो ये सबको पता है कि 40 छिन्नों का रूट जो है या वर्गमूल जो है वो 64 है। क्लियर? इस सवाल को आपको कहीं पे नहीं करना है, आपको यहीं पे ही सॉल्व कर देना है। तो 40 छिन्नों का जो मान है वो हो जाएगा आपका 6.4। क्लियर? यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट के बाद में 6 4 यानी पॉइंट के बाद में आपका 6 4, फिर पॉइंट के बाद में 2 शून्य का 1 0 1 0, और 40 छिन्नों का हो जाएगा आपका 64, ये भी आपने लिख दिया। यहाँ पर 1 0 1 0 यानी 2 0, ये भी 2 0, और फिर आपका 40 छिन्नों का हो जाएगा 64। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है और आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। तो 4 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, और यहाँ हो गया 7। तो 7.1104, तो 7.11 यहाँ पर ऑप्शन है और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा है? अगला सवाल बेहद आसान है कि 2 की घात 50 का आधा क्या होगा। मुझे बताइए 8 का आधा क्या होगा, तो आप कहेंगे भाग 2 का दे दो। मैं भी 2 की घात 50 लिख देता हूँ और इसमें भाग 2 का दे देता हूँ। मेरे हिसाब से आपको तकलीफ नहीं होगी किसी को। मैं 2 की घात 1 लिख देता हूँ। आधार समान हो गए, आधार समान होते हैं, बीच में भाग का निशान होता है, तो घातें आपस में माइनस हो जाती है। तो आंसर हो गया 2 की घात 49। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 की घात 49। फिर अगले सवाल पे आते हैं। एक कार 40 किलोमीटर की घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। तो दूरी का जो सूत्र है वो आपको लिखाया हुआ है, चाल इनटू में समय। तो चाल है यहाँ पर 40, समय ले रहा है 9, तो 9 चौक 36 यानी 360 किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यानी कितना समय लेगी। तो समय का सूत्र वैसे ही आपको पता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटे में चाल। दूरी आपकी 360 है, चाल कितनी दे रखी है आपको, इस बार 60 करवा रहा है,
60 और ये कटा, आंसर आएगा आपका 6, यानी आपको लगने वाला जो समय होगा वो 6 घंटे होगा। फिर चलते हैं अगले सवाल पर कि 100 बिल्लियां हैं, 100 बिल्लियां हैं, 100 दिन में 100 चूहे मारती है, तो 4 चूहे कितने दिन में मारेगी? यानी बिल्लियां अभी भी 100 है और 4 दिन में कितने चूहे मारेगी, यानी दूसरी तरफ का काम पूछा जा रहा है। तो क्लियर है, यहाँ पर 100 से आपका 100 कट गया, इस 100 से ये ऊपर वाला 100 कट गया, आपस में वज्र गुणा होगा, यानी W2 का मान जो है वो भी 4 आएगा, यानी दिन सिर्फ और सिर्फ 4 लगेंगे। अगला सवाल, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सही संबंध क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय यानी मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो उसका कर्ण होती है, बाकी चाहे आधार हो चाहे लंब हो उससे कोई मतलब नहीं। और एक कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा होती है, इसीलिए सिर्फ प्लस उसी में लगता है, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बाकी में नहीं लगता है। तो आंसर सी जो है वो आपका यहाँ पर राइट होगा। फिर अगला सवाल चलते हैं, लास्ट सवाल है हमारा, भूख लगने पे भोजन किया जाता है तो कोई रोग लगता है तो उसकी औषधि होती है। क्लियर दोस्तों, थोड़ा सा आज फिर फास्ट चले, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। कल फिर नए पेपर के साथ में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वायुयान कार्य करता है, वायुयान कार्य करता है किस नियम पे या किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन स्टोक्स का नियम, सेकंड बर्नौली का, पास्कल का नियम, या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो जो वायुयान है वो आपके बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव और गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो जो द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण आपके संवहन के द्वारा होता है। और अगर बात कर ले कि सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी पे जो आती है वो किसके द्वारा आती है, किसके माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप का जो चश्मा होता है वो ओनली जो आपके फैशन के तौर पे आप जो लगाते हो उसकी जो क्षमता होती है वो आपके ओनली 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर उसकी क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव तत्व, वैसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है रेडियम की। तो रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रेडियम की जो खोज है मैरी क्यूरी, पी क्यूरी और मैरी क्यूरी, जो मैरी क्यूरी थी पी क्यूरी की वाइफ, उन्होंने की थी। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पायरोमीटर का जो प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं? तो पायरोमीटर का जो प्रयोग है वो बहुत अधिक अगर तापमान मापना हो, जैसे मान लो कि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इतना अगर तापमान मापना है तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो जो राइट ऑप्शन आपके हो जाएगा सी ऑप्शन, तापक्रम मापने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक नियम, कौन सा नियम? अष्टक नियम की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो आपको पता है कि जो फर्स्ट नियम दिए थे त्रिक नियम, और जो त्रिक नियम दिया था वो किसने दिया था? डॉबरिनर ने दिया था। और डॉबरिनर के बाद में जो आए थे वो आपके न्यूलैंड आए थे, जिनका नाम क्या है? न्यूलैंड था। और न्यूलैंड ने आपके अष्टक नियम दिया था। तो इसका ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फिटकरी, जो फिटकरी होती है और जिसका सूत्र K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ हो जाएगा आपके 24 H2O। पानी कितना होता है? 24 होता है, 24 अणु जल के होते हैं। ये फिटकरी का सूत्र है। और पूछा हुआ है कि फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी जैसे डालते हैं उसमें स्कंदन हो जाता है, उसकी जो अशुद्धियां हैं वो आपके नीचे पैंदे में बैठ जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूप्रॉपर्टी में सबसे कम मात्रा में उपस्थित तत्व है। भूप्रॉपर्टी में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो एस्टेटिन है, वो आपके सबसे कम मात्रा में होता है। और ब्रोमीन बोले तो आपके द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के रस को संरक्षित रखने के लिए, मतलब सही रखने के लिए, बहुत लंबे टाइम तक यूज के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस को संरक्षित रखने के लिए आपके सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है।
आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का नीला रंग, कांच का नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कांच का जो नीला रंग होता है या ब्लू कलर अगर अपने को कांच में करना है तो जब कांच बनाते हैं तो उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देते हैं, जिससे कांच का नीला रंग या जिसे बोलते हैं ब्लू कलर आ जाता है, ब्लू कलर का कांच बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है। आपके एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोड्यूसर गैस का, और एक पूछा जाता है आपके वाटर गैस या फिर जिसे बोल सकते हैं भाप अंगार गैस। ठीक है, तो जो वाटर गैस और भाप अंगार गैस बोले वो एक ही बात है। और वाटर गैस में आपको बताया कि जो जल में कौन से अणु होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जब हाइड्रोजन हो तो उसको बोलेंगे वाटर गैस। और प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन होगा तो उसे बोलेंगे अपन प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की कोशिकाओं में, किसी जीव की कोशिकाओं में, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पादपों में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन आपके मानव में, मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्योंकि मानव में जो है वो डायरेक्टली आपके कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली मानव शरीर का सबसे बाहरी आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पौधों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पुष्प होता है, पत्ती, तना या फिर जड़। तो जो जीवन चक्र की दृष्टि से देखें कि मतलब फूल लगना और फूल के बाद में फल आना, वो आपके स्टार्ट होता है पुष्प के माध्यम से। पुष्प की क्रिया के बाद में, पुष्प के बाद में ही आपके फूल और ये फल आना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? सबसे अधिक प्रभावी होता है इसकी बात करें तो लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम मतलब जो खाने को नहीं पचा सकता। तो जो ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तो आपके वसा को पचाता है। ठीक है, लेकिन जो गैस्ट्रिन होता है वो गैस्ट्रिन खाने को नहीं पचाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। टाइलिन की अगर बात करें तो आपके लार में पाया जाता है, और पेप्सिन की अगर बात करें तो आपके पेट के अंदर पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं कैलाश सर और मैं आगे सर लेके आया हूँ जीके के कुछ नए सवाल। ये सवाल पहले के पेपर में आ चुके हैं और अपन इन सवालों का आज यहाँ करेंगे सोल्यूशन। पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा अभियान आरंभ किया था, यानी महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा अभियान क्यों आरंभ किया था? मैंने आपसे वो सवाल पूछा है, तो इसका जवाब होगा नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन बी, नमक कानून भंग करने के लिए महात्मा गांधी दांडी यात्रा करते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो इसका जवाब है 1885 मुंबई में। मुंबई में कहाँ पर? संस्कृत कॉलेज था, उसका नाम था गोकुलदास तेजपाल। एक संस्कृत कॉलेज था, उसका नाम मिलता है हमको गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इस स्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन की शुरुआत होती है, गोकुलदास तेजपाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोणार्क सूर्य का मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? नरसिंह देव द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट सवाल, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। ऑप्शन बी राइट। भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 यह है भारतीय संविधान की आत्मा। और इसको भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको बोला था भारतीय संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कौन बोलता है? पंडित नेहरू बोलता है। दो सवाल है, दोनों कंफ्यूज करते हैं, अच्छे से देखना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो साथियों, मौलिक अधिकार हम लोग लेते हैं अमेरिका से, यूएसए से लेते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। इसके अलावा हम लोग लेते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हम लोग अमेरिका के संविधान से लेते हैं। ब्रिटेन से हम लोग क्या लेते हैं? बहुमत के चुनाव में बहुमत के आधार पर जीतना। और भारत की संसदीय प्रणाली, ये हम लोग लेते हैं ब्रिटेन संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, इससे हम लोग लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची होती है समवर्ती सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है संघ सूची। ये 3 सूचियाँ होती है, जिसमें से समवर्ती लेते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया संविधान से, और ये होती है ना राज्य सूची लेते हैं हम लोग स्विट्जरलैंड के संविधान से।
और ये संघ सूची लेते हैं हम लोग यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट सवाल, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट सवाल है, गोवा को भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया, यानी गोवा को भारत में कब मिलाया गया? 1961, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, संविधान की प्रस्तावनाओं में कितनी बार संशोधन किया गया, यानी कितनी बार हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावनाओं में बदलाव किया? ओनली एक बार। कब किया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात है। और इसमें हम लोग 3 शब्द जोड़ते हैं। पहला शब्द है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। दूसरा शब्द है अखंडता और तीसरा वो शब्द है वो है समाजवाद। ये हम लोग 3 शब्द जोड़ते हैं संविधान के अंदर ये प्रस्तावना में बदलाव करके, समाजवाद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी, सतलज नदी पर। नेक्स्ट सवाल, इनकम टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड की जगह किसका उपयोग किया जाएगा? आधार कार्ड का, डी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है वो है जामा मस्जिद दिल्ली वाली। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर, और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। मोती मस्जिद ये स्थित है आगरा किले के अंदर और इसका निर्माण करा था औरंगजेब। नेक्स्ट सवाल, भारतीय बजट के संस्थापक किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को मानते हैं हम लोग भारतीय बजट के संस्थापक। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी यही थे। आर षणमुगम चेट्टी ये भारत के पहले वित्त मंत्री और मोरारजी देसाई ये भारत के वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने संसद के अंदर अधिक बार क्या बजट पेश किया था? कितनी बार? 17 बार। और नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। राम मंदिर अयोध्या यूपी में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित है। और यह रहा अपना अंतिम सवाल इस सीरीज का, भारत का प्रथम आणविक केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। तो साथियों ये था मेरे द्वारा कुछ नए क्वेश्चन जीके नए सवाल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। जय हिंद।